नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे योग करने से क्या होता है। मैं स्टार्ट करती हूँ। दिमाग की कसरत के रूप में योग के अभ्यास की भी थोड़ी बहुत भूमिका है। यह भूमिका उसके मनोविज्ञान के क्षेत्र में उतनी नहीं जितनी कि उसके जैविक क्षेत्र में है। जैविक क्षेत्र कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क नाम का जो अंग है उसको चुस्त दुरुस्त बनाने में यह ठीक उसी प्रकार सहयोग देती है जिस प्रकार पौष्टिक भोजन। तो इसे आप एक प्रकार से मस्तिष्क का प्रत्यक्ष आहार कह सकते हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में कोशिकाओं, तंत्रिकाओं, मांसपेशियों और हड्डियों का संजाल फैला हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में भी असंख्य छोटी छोटी कोशिकाएं मौजूद हैं और वे महीन भागों से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मस्तिष्क की जैविक संरचना जिस प्रकार की है, हमारी मांसपेशियां दिखाई देती हैं, हड्डियां दिखाई देती हैं, हमारे शरीर के जोड़ जोड़ दिखाई देते हैं। इसलिए हम इनका व्यायाम श्रम के द्वारा करके अपने इन अंगों को संघर्ष की स्थिति में ला देते हैं ताकि वे मजबूत बन सकें। लेकिन प्रकृति ने हमारे मस्तिष्क को हमारी खोपड़ी के अंदर इतने अधिक सुरक्षित स्थान पर रखा है कि बाहरी तरीकों से उस तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। तो स्वाभाविक है कि यदि उस तक पहुंचना है तो उसके लिए कोई अंदरूनी तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। योग का अभ्यास इसी तरह का एक आंतरिक तरीका है। विद्यार्थी अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम एकाग्रता कैसे लाएं, हम बिना घबराहट के कैसे परीक्षा दें तथा कैसे पढ़े हुए को याद रखें। मैं यहाँ इन्हीं प्रश्नों को उत्तर देने जा रही हूँ और इस समस्या के समाधान के केंद्र में है भारत की योग की पद्धति। हमारे मस्तिष्क में ज्ञान के 3 भाग होते हैं। इनमें पहला है स्मृति, दूसरा है तर्क तथा तीसरा है समझ। विद्यार्थियों को इन तीनों के चीज संतुलन बनाना पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने इस बारे में बहुत सोचा है कि किस प्रकार शरीर और मस्तिष्क की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए। इसके लिए योग की पद्धति लाई गई और इसका विकास शरीर के प्राकृतिक सिद्धांत के आधार पर किया गया, यानी कि शरीर के स्वभाव के अनुकूल इसे तैयार किया गया। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में कई ग्रंथियां हैं। इनमें से एक ग्रंथि है पिनल ग्रंथि। यह सिर के मध्य भाग में स्थित है। इसी ग्रंथि से हमारे मस्तिष्क के सेरेब्रल भाग का निर्माण होता है। 8 वर्ष की उम्र के बाद इस ग्रंथि का नष्ट होना शुरू हो जाता है। योग का मानना है यदि हम अपनी स्पिनल ग्रंथि को स्वस्थ रख सकें तो हमारी सीखने की प्रक्रिया, उसे याद रखने पाने की प्रक्रिया की समय अवधि तथा स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। पिनल ग्रंथि को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग में 3 तरीके बताए गए हैं। इनमें पहला है सूर्य नमस्कार, दूसरा है मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में संतुलन बनाए रखने के लिए प्राणायाम तथा तीसरा है एकाग्रता को विकसित करने के लिए त्राटक। सूर्य नमस्कार मुख्यतः शरीर के 5 अलग अलग मुद्राओं पर आधारित है और ये पांचों मुद्राएं हमारे शरीर के अलग अलग अवयवों और ग्रंथियों को प्रभावित करती हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसका अर्थ होता है सूर्य को सलाम करना। अब मैं सूर्य नमस्कार की पद्धति के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इसे भोर में ही किया जाना चाहिए क्योंकि इस समय चारों ओर शांति का माहौल रहता है और आप भी पूरी तरह से तरोताजा और तनाव से मुक्त रहते हैं। सूर्य नमस्कार करने के मुख्य उद्देश्य होते हैं हमारे शरीर के रक्त संचरण को ठीक करना, शरीर के विभिन्न भागों और अवयवों को ऊर्जास्वित करना तथा सांस पर नियंत्रण पाना। हमारे जीवन में सांस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि हम अपने सांस को नियंत्रित करके न केवल अपने दिमाग की अन्य गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि हम अपने मस्तिष्क की स्थिति को भी बदल सकते हैं। हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं तथा हम अपने को अंदर से बहुत ही शांत और संतुलित महसूस कर सकते हैं। वैसे तो प्राणायाम के बहुत से रूप हैं, लेकिन विद्यार्थियों के मुख्य रूप से 3 प्राणायामों की सलाह दी जा सकती है। ओम का उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ओम दुनिया की किसी भी भाषा की सबसे अनोखी ऐसी ध्वनि है जो 5 ध्वनियों से मिलकर बनी है। आप जानते हैं कि स्वर का निर्माण एक ध्वनि से होता है और व्यंजन का निर्माण 2 ध्वनियों से।
जिसमें एक स्वर है और दूसरा व्यंजन। जैसे अ, इसमें केवल एक ध्वनि है, इसलिए यह स्वर है। दूसरी ध्वनि है क, इसमें कै भी है और अ भी है। इस प्रकार इसमें दो ध्वनियां हैं, इसलिए यह व्यंजन हुआ। लेकिन ऊ में एक ऐसी अद्भुत ध्वनि है जिसमें 5 ध्वनियां शामिल हैं, लेकिन इसमें लिखा एक ही अक्षर से जाता है। ये 5 ध्वनियां हैं अ, उ, ओ, म, अ। अपनी इस अनोखी संरचना के कारण ही यह ध्वनि बहुत अधिक शक्तिशाली बन गई है। जब हम पालथी मारकर शांत मन से आंखें बंद करके सांस को धीरे धीरे खींचते हुए उसके साथ साथ ओम का उच्चारण करते हैं और ठीक इसी तरह सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हैं, तो इससे हमारे गले में ध्वनि की तरंगें पैदा होती हैं। ध्वनि की ये तरंगें हमारे पूरे शरीर में फैलकर हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र को झंकृत कर देती हैं। ये ही तरंगें हमारे मस्तिष्क में पहुंचकर उसकी सारी कोशिकाओं की एक प्रकार से मालिश कर देती हैं। भौतिक शास्त्र में आपने ध्वनि की शक्ति के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, इसलिए आप ध्वनि की इस ताकत से परिचित ही होंगे। यदि कहीं बम विस्फोट होता है तो आसपास के घरों की कांच की खिड़कियां टूट जाती हैं। याद रखिए कि खिड़कियां विस्फोट की ज्वाला से नहीं टूटती, बल्कि विस्फोट की ध्वनि के आघात से टूटती हैं। इतनी अधिक ताकत होती है ध्वनि में, और ओम का उच्चारण करके हम ध्वनि की इसी शक्ति का उपयोग अपने मस्तिष्क की कसरत के लिए करते हैं। यहाँ बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आप ओम का उच्चारण करें तब कोशिश करें कि बंद आँखों में वह ध्वनि दिखाई दे। याद रखिए कि वह दिखाई नहीं देगी, आपको देखने का केवल बहाना करना है। साथ ही ये कोशिश करें कि आपका मन उस ध्वनि पर केंद्रित हो, यानी कि आप उस ध्वनि को सुनने का आनंद लें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।